प्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम ये चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। देखिए, सर्वनाम क्या है? देखिए, सर्वनाम शब्द सर्व और नाम दोनों के योग से मिलकर के बना है सर्वनाम। सर्व का होता है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा, यानी कि सब प्रकार, यानी क्या है? इस प्रकार सर्वनाम शब्द का अभिप्राय हुआ ऐसे शब्दों से है जो सभी संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सब संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो यही है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये सभी जानते हो। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इंग्लिश में, और हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा में, यानी वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है, श्रोता सुनने वाला होता है, दूसरे जो चर्चा कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? तो जैसे वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक जिसके बारे में कहा जाए, उन सब के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वक्ता, लेखक, श्रोता, ठीक है, पाठक जिसके विषय में कहा जाए और उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से यानी सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ 3 भेद। तो देखिए, जो पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक, इसमें मैं और हम आता है। मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त होता है। जो श्रोता या पाठक होता है उसके लिए तुम, तू, आप, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह, वे आदि शब्द आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बता दिए। अब तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, पास में रखी वस्तु के लिए यह, दूर रखी वस्तु के लिए वह, एक है और बहुत सी हैं तो ये और वे, इनका प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये शब्द नहीं, यानी वे सर्वनाम जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। वे सर्वनाम जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, इनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कुछ, ठीक है, आदि। तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं
स्वयं चला गया, या मैंने यह कार्य स्वयं किया। स्वयं, तुमने अपने आप खाना बनाया तो अपने आप, ठीक है, तुम खुद अपना काम करो खुद, तो ये क्या है, तो ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन, ये निजवाचक सर्वनाम हैं। अब अगला रूप है संबंधवाचक सर्वनाम का। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य के अंतर्गत ऐसे सर्वनाम जो दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो दूसरे यानी सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है। और जैसे जो सो यानी जोड़े में दिखाई देते हैं, ये जो सो जो वह जैसा वैसा आदि, ये सब उसी में आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जैसा वह करेगा वैसा वह भरेगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो जैसा वैसा, ठीक है। तो इस तरीके की ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न के रूप में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसको, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कल कहाँ जा रहे थे, तुम अपने स्कूल क्यों नहीं गए, तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया, तुम मेरी कक्षा में क्या करते हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है। ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये इसका रूपांतर भी होता है, सर्वनामों का रूपांतर, यानी एक वचन से बहुवचन, ठीक है ना। तो जैसे लड़के लड़कियां, ठीक है, वह एक वचन में, तो वह का बहुवचन क्या होगा, वे, उसे, उन्हें, उससे एक वचन है तो बहुवचन में क्या होगा, उनसे। और अपादान में उससे, तो बहुवचन में उनसे। और जैसे कोई है अनिश्चयवाचक, तो कोई बहुवचन में क्या होगा, कोई। और किसी ने, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, किन्हीं ने, किसी को, किन्हीं को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रूपांतरित होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया। अब देखिए इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। चैप्टर को आपको पढ़ना है, पढ़ कर के आप उत्तर देंगे और उसके बाद जो सही हो पेंसिल से लिखेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन होंगे, और उसके बाद आपको उत्तर देनी है पेंसिल से। उसके बाद आपको उत्तरमाला भी भेज दी जाएगी, उससे आप मिलाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो इसी तरीके का होगा। इसलिए आपको चैप्टर को पढ़ करके आपको क्वेश्चन भी बनाने, उनका आंसर एक शब्द का होना चाहिए, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसका जो अगला चैप्टर है जो तुम्हारे कोर्स में है, वो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, एक बात बताऊं, वाक्य विचार। देखिए वाक्य विचार किसी भाव्य विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि भाव्य विचार को पूरी तरह से प्रकट करने में सक्षम हो, जो सार्थक रूप दे, व्यवस्थित शब्द समूह हो, यानी तो उसे वाक्य कहती है। हम ऐसे भी बोल सकते इसको, यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहती है, सूक्ष्म। अब वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य
जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, और विधेय को अंग्रेजी में प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाक्य के कितने अंग हो गए? 2, यानी उद्देश्य और विधेय। जैसे मोहित अपने स्कूल जा रहा है, मोहित, तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया? मोहित, क्योंकि जो काम जिसके द्वारा किया जा रहा है वो उद्देश्य होता है। ठीक है, और जिसके लिए किया जा रहा है विधेय हो गया, यानी जिसके विषय में कहा जाता है उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है। और विधेय क्या है? उद्देश्य विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, यानी उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वही विधेय है। ठीक है ना, कि यानी जिसके विषय में कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए वो तो उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो विधेय हो गया। तो ये है इसकी बहुत आसान इसकी परिभाषा है। तो अब वाक्य के भेद, वाक्य के यानी बनावट यानी रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखिए, सरल वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, सरल वाक्य होता है। जैसे विजय या मोहन अपने घर गया, राहुल ने अपना पाठ याद किया, तो ये सरल वाक्य हो गया। दूसरे मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य, तो उनमें से एक प्रमुख विशेष उस पर आश्रित हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी जहाँ एक से अधिक सरल वाक्य जुड़े और जिनमें एक वाक्य मुख्य हो, तो उनको और दूसरे वाक्य उस पर आश्रित हों, तो उन्हें कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है ना। तो जैसे गीता ने देखा कि चूड़ावत जी उन पर मोहित हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने अंतक प्रयास किया कि युद्ध न किया जाए। श्री कृष्ण ने अंत तक प्रयास किया, एक वाक्य हो गया। दूसरा, युद्ध न किया जाए, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो इस तरीके से ये मिश्रित वाक्य है। अब अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक से जुड़े हों। इसमें संयोजक शब्द का प्रयोग होता है कि, और, ठीक है, और भी बहुत से संयोजक वर्ड हैं। ठीक है, इसलिए, तथा, ये संयोजक वर्ड है। तो इनसे जुड़े हों तो वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे नेताजी ने भाषण देना शुरू किया कि शोर बंद हो गया। मैं जैसे ही स्कूल से निकला, बरसात शुरू हो गई। मैं जैसे ही स्कूल से निकला, बरसात शुरू हो गई। तो जैसे ही, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मिश्रित, ये संयुक्त वाक्य है। अब दूसरे जो वाक्य का प्रकार है वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयवाचक, छठवां है इच्छावाचक, सातवां है संदेहवाचक, आठवां है संकेतवाचक। तो इस तरीके से ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य की 8 भेद हो गए। अब सबसे पहला समझेंगे विधानवाचक क्या है। देखिए, विधानवाचक वाक्य में, यानी इसको हम सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें न तो नकारात्मक शब्द होते हैं, न ही प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे सूरज आसमान में चमकता है,
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये विधानवाचक। निषेधवाचक में जहाँ नकारात्मक शब्द आ जाए, तुम दूध नहीं पीते हो, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, नहीं, ये सब निषेधात्मक वाक्य हो गया। आज्ञावाचक में जहाँ आज्ञा दी जाए, ठीक है, हमेशा अपने बड़ों का आदर करो, ठीक है, तो ये आज्ञावाचक हो गया। प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्न पूछा जाए, तुम अपने स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हो गया प्रश्नवाचक। विस्मयवाचक में, जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, इसमें एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग होता है, और इसमें जो विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं उनका भी प्रयोग होता है, आहा, आहा, अरे, वाह, इस तरीके से ऐसे शब्द आते हैं। और इनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह आता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे, ये क्या हुआ, ये तुमने क्या कर दिया, आहा, कितना मनोरम दृश्य है, वाह, तुम तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, प्रथम श्रेणी में पास हो गए। तो इस तरीके के शब्द विस्मय सूचक। इच्छावाचक, इच्छावाचक में यानी जहाँ इच्छा व्यक्त की जाती है, जैसे ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, इसलिए तो ईश्वर आज खूब वर्षा हो, इस तरीके से कामना करें, कामना की जाए, तो इच्छावाचक होता है। अगला संदेहवाचक। संदेहवाचक में संभावना व्यक्त की जाए, संभवतः आज वर्षा होगी, संभवतः आज धूप निकलेगी, तो यहाँ संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर ये संदेहवाचक होता है। संकेतवाचक में जहाँ यानी संदेह, यहाँ पर भी है, जैसे संकेत दिया जाता है, जैसे यह तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास होगे, ठीक है, या तुम अपने स्कूल जाओगे तो अवश्य ही सभी अध्यापक तुम्हें जानेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस संकेतवाचक में आते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, दोनों तरीके से यानी उदाहरण सहित मैंने तुमको समझाया है। इनको, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, समझेंगे, अपनी किताब को, जिनके पास बुक किताब है उसे आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी PDF आपके पास पहुँचेगी उस PDF में दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। धन्यवाद।